सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मल प्लांट चल रहा है और आप लोग पढ़ाई कर रहे हो मेहनत से। हम लोगों ने जहां तक पढ़ लिया उसको एक बार रिवाइज करो अच्छे से। और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन ना, कल मैंने आपको बताया भी था पॉलिनेशन के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। और बेटा आप लोग मेहनत करो थोड़ी सी, आप जितने नीति करीब आ रहे हो उतनी ज्यादा मेहनत और बढ़ाओ थोड़ी सी। मुस्कान तो वहां से जाती हो और आप लोग डेली कोचिंग आओ। और अभी तो पढ़ना मैटर नहीं करता, थोड़ा सा एक माहौल भी मैटर करता है। मुझे पता है आप लोग घर पे रह के और ज्यादा पढ़ सकते हो, मुझे पता है ये बात। लेकिन एक होता है कि भाई रेगुलरिटी होती है, एक टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। वो चीजें पूरी साथ साथ नहीं कर पाओगे, 10 दिन कर लोगे, 1 महीना कर लोगे, उसके बाद भूल जाओगे। और मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपसे बार बार पूछा है, बार बार कहा है मैंने आप लोगों से, एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखो। आजकल मुझे बताया ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग पढ़ो या मत पढ़ो, वो तुम्हारा डिसीजन है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमेशा ध्यान रखो, आप लोग जिंदगी में मत फंसो। अभी खाली उस तक फंसो जो डॉट की डॉट हो, बस वहां तक। अगर आप लोग खाली अगर यूट्यूब सेक्टर में पढ़ गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, खाली मजा आएगा हमको पढ़ते हुए, लगेगा कि आ रहा है सब, लेकिन आप कुछ नहीं रहा होगा। एक जो हम लोग होता है ना कि एक नॉर्मल पढ़े, जैसे डेली कोचिंग आए तो उसमें लगता है नहीं क्या कर रहे हैं, ध्यान रहता है क्या ये टॉपिक चल रहा है, ये पढ़ना है हमको, ये नहीं पढ़ना है। उसमें क्या रहता है कि फॉलो कर लेते हैं 1 महीना तक, 1.5 महीना तक। उसके बाद पता है क्या होता है, हल्के हल्का मिस करना क्या कर देते हैं, 1 लेक्चर छोड़ दिया, 2 लेक्चर छोड़ दिए, और वो आने वाले टाइम में सुधर ही जाता है। और मैं सब बच्चों को बताता हूँ कि ध्यान रखो, अभी आप लोग इनिशियल स्टेज में थोड़ी मेहनत करो, सही। और अगर खाली ही ऑनलाइन होता तो एमएस कोचिंग बंद कर जाती, कि देर लगा काफी बच्चे वहां जा रहे हैं। तो मेन है कि आप लोग कोचिंग आओ। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि डेली आप कहीं भी पढ़ सकते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डाउट के लिए खाली बस, ठीक है। और बकाया आपको मेहनत करो अच्छे से। और जैसे जैसे आपको पता है नवंबर चल रहा है इस टाइम, अभी आपके पास कितना टाइम बचा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब कितने दिन बचे बताओ, 5 महीने बचे हैं। तो 4-5 मंथ और आप लोग मेहनत कर लो बहुत अच्छे से, जितना अपना रिजल्ट को अच्छा कर सको उतना हो जाएगा। और यही 4-5 मंथ आपको डिसाइड करेंगे कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करो और सभी बच्चे अच्छे से नंबर लेके आओ। तो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था एक चैप्टर, कल ना परसों गया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। मैंने आपको माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के बारे में बताया था, और क्या बताया था, मेगा स्पोरोजेनेसिस, और बताया था मेगा स्पोरोजेनेसिस ना, ये बताया था हम लोगों ने। बात कीजिए की बोली तो मैंने आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में क्या बताया था। मैंने कहा था क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसका एक सेल फंक्शनल होता है, और उसमें क्या होता है माइटोसिस, और बनता क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल बनता है। और मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है, और क्या बनते हैं 4 मेगा स्पोर। कितने बनते हैं बेटा, 4 मेगा स्पोर बनते हैं। और मैंने कहा था उसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है 3 बार, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और वो कौन सा होता है, माइटोसिस। कौन सा होता है, मैंने आपसे कहा था कि माइटोसिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं उसको। और हम लोगों ने देखा था कल 3 बार डिवीजन हो गया, कितने न्यूक्लियस बन गए थे, 8। और बाद में एक बड़ा सेल होता है, पोलर न्यूक्लियस से बोलते हैं, और 7 सेल बन जाते हैं, मतलब 6 सेल वो, एक पोलर न्यूक्लियस, 7 सेल, 8 न्यूक्लियस फाइनली कंडीशन होती है किसकी, एक फीमेल गैमेटोफाइट हम बोल सकते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था, मैंने स्टार्ट किया था। अब आप लोग बताओ, गैमेट बन गए, पोलर न्यूक्लियस बन गए, और क्या बन गया, इधर फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। अब हमको क्या पढ़ना है, पॉलिनेशन। तो मैंने कल बच्चों आप लोगों को क्या बताया था, पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का बताया था, 3 टाइप का होता है। और मैंने आप लोगों से कहा था एक बेटा होता है, अगर वैसे देखें 2 टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस। कौन सा होता है, सेल्फ का मतलब होता है, चलेगा
एक होता है सेल्फ, एक होता है क्रॉस। मैंने आप लोगों से कहा था सेल्फ का मतलब होता है कि जब सेम प्लांट हो, कैसा प्लांट हो, सेम प्लांट हो, और जब डिफरेंट प्लांट होगा तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस। हमने आपको बताया था इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑटोगैमी और एक होता है बेटा हिप्नोगैमी। और ये क्रॉस को क्या बोलते हैं, जीनोगैमी। ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो मैंने कहा था ऑटोगैमी का मतलब होता है कि अगर मान लिया सेम ये प्लांट है एक और इसके ही फ्लावर पे हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। मतलब ये ऑटोगैमी होता है। दूसरा मैंने कहा था बेटा हिप्नोगैमी का मतलब होता है कि सेम प्लांट हो और फ्लावर डिफरेंट हो, मतलब इसका इससे हो, तो कौन सा होता है, हिप्नोगैमी। और जीनोगैमी का मतलब होता है कि डिफरेंट ही फ्लावर हो और डिफरेंट ही प्लांट हो, स्पीशीज सेम ही होनी चाहिए ना, ये बताया था। दूसरा मैंने कहा था यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना इस वाले पे कि ये फंक्शनली कैसा होता है बेटा, फंक्शनली होता है क्रॉस और जेनेटिकली कैसा होता है, जेनेटिकली होता है सेल्फ। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनके लिए हमें आपको ये भी पता है कि कौन कौन से एजेंट होंगे जो क्या करेंगे, पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। दूसरा मैंने कहा था दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, एक होता है तुम्हारा ओपन फ्लावर, एक कुछ होते हैं क्लोज फ्लावर। ओपन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैस्मोगैमस, और क्लोज को क्लिस्टोगैमस। पता है हम लोगों को। अगर कोई फ्लावर क्लोज है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा नहीं, उसमें क्या होगी, ऑटोगैमस। ऐसे क्वेश्चन जो होंगे इतने भी आपके, आप लोग आराम से ऐसे ही कर सकते हो। खाली बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हम लोग वो बात किसकी कर रहे हैं। जैसे वो कहने लगे ओपन फ्लावर, क्लोज फ्लावर, कंप्लीट ऑटोगैमी, इनकम्प्लीट ऑटोगैमी या कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन कैसे फ्लावर में होगा, तो आप लोग ये तो अनुमान लगा के बता सकते हो, ऐसे दिमाग सोच बता सकते हो कि अगर कोई फ्लावर ओपन है या फिर क्लोज है। दूसरा अगर हम बात करें, हम लोग अभी बात करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि ये पॉलिनेशन कराने के लिए जब मैं कह रहा हूं आपसे कि ये जो एंथर है इनको भेजना है हमें कहां, दूसरे फ्लावर पे यानी दूसरे स्टिग्मा पे, या सेम फ्लावर पे या डिफरेंट प्लांट पे, तो ये अपने आप चले नहीं जाएंगे। और अगर हम बात करें तो इनके लिए क्या क्या होते हैं, जैसे हो गई हमारी एनिमल्स हो गए, एनिमल के द्वारा, दूसरा वाटर के द्वारा जा सकते हैं, और तीसरा हवा यानी कि हम बोल सकते हैं विंड के द्वारा जाते हैं। तो हम उसकी ही बात करेंगे। एक बात और सुनो आप लोग बेटा, अगर किसी में पॉलिनेशन हवा के द्वारा हो रहा है तो क्या फ्लावर वो कलर्ड होगा, नहीं। कोई भी फ्लावर कलर्ड क्यों होता है, जिससे वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाए, इसीलिए वो होता है कलर्ड। दूसरा अगर किसी में भी एनिमल्स के द्वारा हो रहा है तो फ्लावर कलर्ड होगा और फ्लावर लार्ज होगा, और उसके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो कैसे होंगे, स्टिकी। कैसे होंगे, स्टिकी। अगर किसी में हवा के द्वारा हो रहा है तो उसके पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे, बहुत लाइट होंगे, फ्लावर छोटा होगा, आपको लगेगा ही नहीं फ्लावर है। आपको जैसे गेहूं का फ्लावर कभी देखा आपने, आपको लगता ही नहीं वो फ्लावर है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो फ्लावर टाइप का होगा। दूसरा अभी सरसों आपने देखा होगा, काफी अच्छा फ्लावर होता है, आप लोग देखते हो। गुलाब आपने देखा होगा, अच्छा फ्लावर होता है क्योंकि वो बड़े फ्लावर होते हैं, कलर्ड फ्लावर होते हैं। हालांकि इसीलिए हम लोग कैलिक्स और कोरोला को बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन। वो मेन ऑर्गन नहीं होते, कैसे होते हैं, एक्सेसरी होते हैं, सहायक ऑर्गन होते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें, पॉलिनेशन हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो जैसे एक बार क्वेश्चन आया था नीट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था बिल्कुल। उसने पूछा था कि बताओ जो वाटर लिली होता है या वाटर हाइसिंथ होता है, उसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है। तो बहुत बच्चे सोच रहे थे वाटर हाइसिंथ है, जलकुंभी पानी में रहती है तो पानी के द्वारा होगा, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। आप लोग थोड़ा अनुमान भी लगा सकते हो। आपने सबने वाटर हाइसिंथ का फ्लावर देखा होगा, प्लांट भी देखा होगा, जलकुंभी देखिए। पहली बात तो जो जो प्लांट पानी होता है उससे ऊपर होता है प्लांट, और फ्लावर कलर्ड होता है। तो बेटा कलर्ड फ्लावर है तो उसमें किसके द्वारा होना चाहिए, एनिमल के द्वारा होना चाहिए। दूसरा अगर प्लांट के पानी के नीचे प्लांट नहीं है तो उसमें एनिमल के द्वारा कैसे हो जाएगा, नीचे है तो पानी के द्वारा होगा, लेकिन अगर ऊपर है तो हमेशा कैसे होगा, एनिमल्स के द्वारा ही होगा या हवा के द्वारा होगा, वाटर के द्वारा नहीं हो पाएगा। तो हम लोग आज यही सब बात करेंगे। पढ़े तो मैंने कल ही समझा दिया था आप लोगों को, अब हम लोग पढ़ने के लिए रह गया तो पढ़ते हैं, ठीक है। एक करके लाइन में समझते हैं क्या क्या लिखा हुआ है।
तो ये हमने पढ़ लिया था माइक्रो जेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया था। हां जितना जरूर पढ़ना है। हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया बेटा पॉलिनेशन में? चलो मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, काइंड ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है? ये पढ़ लिया था? ऐसा नहीं चला यहां से पढ़ाऊं क्या? मत पढ़ो नहीं पढ़ गया तो पाठा जितना नहीं पढ़ो। चलो ये पढ़ते हैं। जीरो नहीं पढ़ना। इसका मतलब मैंने क्या बताया था बेटा? गिप्टोगैमी का मतलब क्या बताया था मैंने? सेम प्लांट और डिफरेंट फ्लावर। अगर डिफरेंट फ्लावर हो रहा है तो वो फंक्शनली कैसा है? क्रॉस है, लेकिन जेनेटिकली कैसा है? और सेम है, यानी कि ऑटोगैमी हो रही है। तो बेसिकली आप समझ सकते हो, कह रहा है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी कि सेम प्लांट होगा, फ्लावर क्या होगा? डिफरेंट होगा। कह रहे आल्सो गिप्टोगैमी इज अ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट। जेनेटिकली क्या होगा? इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। आपको पता है जो पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं वो सेम प्लांट पे आ रहे हैं, इसीलिए जेनेटिकली मेकअप उसका चेंज नहीं होगा, जीनोम तो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब वो जेनेटिकली तो कैसा रहेगा? ऑटोगैमी रहेगी उसकी, लेकिन अगर फंक्शनली देखें तो कैसा होगा? क्रॉस होगा। अगले कह रहे हैं जीनोगैमी की बात करें तो ये कह रहा है बेटा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, या ये डिफरेंट ही फ्लावर है और डिफरेंट ही प्लांट्स है। कह रहे दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन व्हिच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। ये जेनेटिकली भी डिफरेंस होगा। सबसे बढ़िया अगर जो बेस्ट पॉलिनेशन वो बेस्ट है वो कौन सा टाइप है? जीनोगैमी। हमेशा ध्यान रखना कि जेनेटिक मेकअप चेंज होना चाहिए किसी भी प्लांट का, और चेंज होगा तो वो किस में हो रहा है? पूरी तरीके से जीनोगैमी में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ऑटोगैमी, गिप्टोगैमी और जीनोगैमी तीनों में सबसे बेस्ट प्लांट के लिए क्या है, तो वो क्या है? जीनोगैमी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफरेंट, यानी जेनेटिक मेकअप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं? तो आपको पता है बायोटिक भी होते हैं और कौन से होते हैं? एबायोटिक। एबायोटिक में क्या आएगा बेटा? विंड हो गया, वाटर हो गया, ये सब एबायोटिक में आएंगे। और अगर हम बायोटिक की बात करें तो इसमें क्या आएगा? एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एबायोटिक। कहां गए थे भाई? चलो बैठ गए, बता दिया करो, वेट कर लिया करेंगे। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो अगर एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात करें कि पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एजेंट की जरूरत पड़ती है, तो मैंने क्या बताया यहाँ पे? तो बेसिकली 3 टाइप की होनी चाहिए, हवा होना चाहिए, या फिर पानी, या फिर कोई एनिमल। ठीक है, तो देखते हैं करके पढ़ने वाला पोर्शन है, कोई ज्यादा इसको समझाने वाला कुछ है नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो लिखवा दूंगा आपको। बेटा यहाँ देखो, कह रहे प्लांट्स यूज टू बायोटिक, मतलब विंड एंड वाटर एंड वन बायोटिक, इसमें क्या आता है? एनिमल्स एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। अब भाई पॉलिनेशन के लिए आपको पता है हमें पॉलन ग्रेन्स को भेजना है स्टिग्मा पे, तो किसी भी टाइप से तो जाएंगे। कह रहे मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट। अभी का कितना अच्छा वर्ड है, फॉर पॉलिनेशन। इसे बनाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत छोटी सी बातें हमको बतानी होती है, जैसे अभी वो पूछ ले कि बताओ मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट को यूज करते हैं, तो आप लोग सोचोगे यार पता नहीं, हवा करते होंगे। मतलब पता तो होता है कि 3 होते हैं, लेकिन उसमें भी कौन सा होता है तो वो हम दिक्कत कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है बेटा? बायोटिक। आप लोग ऐसे ध्यान रखना कि जो सबसे ज्यादा आपको फ्लावर दिखते हैं वो कौन से दिखते हैं? कलर्ड। और कलर्ड दिखते हैं तो कलर्ड में कौन सा होता है? एनिमल्स यूज होता है। और एनिमल्स होगा तो हम बोल सकते हैं कि बायोटिक एजेंट का यूज प्लांट क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं, मोस्टली करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले कह रहे हैं ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट। पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। टू कंपनसेट फॉर दिस uncertainty and acid loss of pollen grains, the flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination। बेटा ये तो आपको पता ही है कि सोचो हवा के द्वारा हो रहा है, और अगर हम बात करें एनिमल्स के द्वारा हो रहा है या फिर वाटर के द्वारा हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन चांस क्या रहते हैं? बहुत कम रहते हैं भाई, बहुत कम ही होगा। मतलब एक वो तो ये ऐसा हो गया ना कि कोई एनिमल बैठा मान लिया किसी फ्लावर पे, कोई जरूरी सुनना है वो एनिमल उसी फ्लावर फिर से बैठेगा या दूसरे फ्लावर पे उसी स्पीशीज के बैठेगा। मान लो वो उस पे बैठा फिर उड़ गया,
अब क्या हुआ बताओ, वो पॉलिन ग्रेन्स भी ले गया और उसने पॉलिनेशन भी नहीं किया। यह वाटर के द्वारा हो रहा है, मान लिया पानी में पॉलिन ग्रेन्स हैं तो जरूरी थोड़ा ना है कि वो फीमेल वाले पार्ट पे जाएंगे, स्टिग्मा पे जाएंगे, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो इसके चांस क्या रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। इसीलिए पॉलिन ग्रेन्स का जो नंबर होता है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब ये बात तो आप वैसे समझ सकते हो, पॉलिन ग्रेन्स बहुत ज्यादा होंगे। चलो प्लांट का तो प्लांट छोड़ो, ह्यूमन में तो देख लो, ह्यूमन में तो कहते ही एकदम मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इंसेमिनेशन एक होता है, तो उसमें तो फिर भी स्पर्म कितने होते हैं, 100 से 300 मिलियन, एक स्पर्म नहीं होता है। और एक क्या होता है, एक ही होता है। तो प्लांट का छोड़ ही दो, फिर पॉलिन ग्रेन्स ज्यादा होने ही चाहिए। अपना देखो पहले चलो देखो, छोड़ो नहीं, मैं कह रहा हूँ कंपेयर करो तो कि ह्यूमंस और प्लांट्स में बहुत डिफरेंट है। क्योंकि प्लांट्स का आपको पता है कि कहीं भी पॉलिनेशन जा सकते हैं। एनिमल भी कोई ऐसा ना कि गारंटी एनिमल दे रहा है कि वो पॉलिनेशन करके जाएगा। मान लो कोई एनिमल आया या कोई इंसेक्ट आया, उसने क्या किया, नेक्टर लिया और नेक्टर लेने के बाद चला गया और दूसरे उस स्पीशीज के दूसरे फ्लावर पे बैठा ही नहीं, तो क्या बताओ पॉलिनेशन होगा, नहीं होगा। तो कोई गारंटी थोड़ा है 100% की वो पॉलिनेशन करेगा ही करेगा। या हवा में पॉलिनेशन छोड़ रहे हैं, कोई गारंटी है क्या कि स्टिग्मा पे ही जाएंगे, नहीं गारंटी है ना। तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पॉलिनेशन का नंबर क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। अगले देखो, अब ये कह रहा है पॉलिनेशन बाय विंड। अब किसकी बात कर रहा है, पहले ये विंड की बात कर रहा है, यानी कि हवा के द्वारा होगा तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए, और हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखो कह रहा है पॉलिनेशन। अब देखो अगर मैं आपको बताऊं, अगर हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो पहली बात तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, ओपन। कैसा होना चाहिए, ओपन। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि एंथर वो यानी कि स्टेमेन बोल सकता हूँ, स्टेमेन या स्टिग्मा बिल्कुल खुले में होने चाहिए, ओपन होना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए हवा के द्वारा अगर हो रहा है तो ये तो मैटर नहीं करता कि फ्लावर कलर्ड है या नहीं कलर, मतलब बेसिकली कैसा होता है, नॉन कलर्ड ही होता है, कलर नहीं होता है, क्योंकि हमें इंसेक्ट की वहां पर जरूरत नहीं है। दूसरा पॉलिन ग्रेन्स लाइट वेट की होनी चाहिए। लाइट वेट का मतलब है कि हवा चले तो वो उड़ सके आराम से, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो ये सब लिखा होगा, कह रहा है पॉलिनेशन बाय वेट इज मोर कॉमन अमॉन्ग्स्ट एबायोटिक। अब बेटा एक बात ध्यान सुनो, सबसे पहले कौन सा सबसे ज्यादा किसका होता है, एनिमल्स, दूसरे नंबर पे विंड और तीसरे नंबर पे वाटर। आप लोग ऐसे कहीं लिख लो, ये वाला हो गया एबायोटिक और ये वाला हो गया बायोटिक। आप लोग एक बात और ध्यान रखना, ऐसा मत सोचा करो कि नीट में बहुत कठिन क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है वो, बहुत सिंपल, लेकिन आप लोग वहां भी कंफ्यूज हो जाते हो। सपोज मानो अगर किसी बच्चे को ये उसने लाइन नहीं पढ़ी है कि मोस्टली कहाँ जिससे ज्यादा होता है, अब क्वेश्चन आ जाए कि होता तो है, बताओ तीनों में ज्यादा होता है। मैं गारंटी कर रहा हूँ बच्चे 50% सही कर सकते हैं, लेकिन 50% गलत भी करेंगे। उन्हें लगेगा हो सकता है हवा के द्वारा होता हो, या वो ऐसे दे दे ऑल ऑफ दिस, या कुछ भी दे दे, या वाटर के द्वारा चलो कमेंट मान लगाएंगे, लेकिन एनिमल्स के द्वारा बहुत ज्यादा अनुमान नहीं लगाएंगे। बच्चे सोचेंगे हवा के द्वारा ज्यादा होता होगा, क्योंकि एनिमल्स की संख्या में है नहीं। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ इसीलिए आप लोगों को ऐसी बातें पता होनी चाहिए, और क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग फिर कंफ्यूज ना हो, सही है। ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन का मतलब होता है कि 2 सेकंड के अंदर देखो और लगाओ, ये टाइम बचाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और आप लोग इसी में सोचते पूरा 1 मिनट कर दो तो फिर क्या फायदा, होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, तो बायोटिक में सबसे ज्यादा, एबायोटिक में कम, और एबायोटिक में भी किसके द्वारा सबसे ज्यादा, विंड के द्वारा, और इसके बाद वाटर के द्वारा, ठीक है। अगले कह रहे हैं बेटा ए विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर्ड दैट द पॉलिन ग्रेन्स आर लाइट। कैसे होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। और दूसरा कह रहा है नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी का मतलब चिपकने वाले ना हो, क्योंकि हवा के द्वारा होना है ना। अगर चिपकने वाले किस में चाहिए होते हैं, एनिमल्स में जो होगा उसके द्वारा। कह रहा है सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्ट इन विंड करंट, दे ऑफन possess well exposed stamen। इनका कैसा स्टेमन हो, वेल एक्सपोज हो, मतलब पूरी तरीके से ओपन होना चाहिए। कह रहा है सो दैट द pollen are easily dispersed into the wind current। बेटा कह रहा है एंड लार्ज ऑफन feathery stigma हो to easily trap your pollen grains। आपने वो देखा है मक्का, मक्का देखा होगा आपने, देखा है। तो मक्के का जो प्लांट बताओ वो छतरी टाइप की होती है, वो पता है क्या होता है, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और जो भुट्टा होता है, भुट्टा होता है, उसके ऊपर वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होते हैं, फीमेल स्ट्रक्चर होते हैं। सर्च करके दिखाओ, नहीं दिख रहा था, सही से लगा ये। दूसरा सुनो, तो उसमें सोचो कितना एक्सपोज होता है कि आराम से बिल्कुल हवा चलेगी और पॉलिनेशन बड़े आराम से हो जाएगा। अगली कह रहा है बेटा एयरबॉर्न पॉलिन ग्रेन्स। कह रहा है विंड
Pollination flower often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into in an inflorescence. A familiar example is the corn cob, लिखा भी है. The tassels you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to tap pollen grains. ये आराम से उड़ सकते हैं हवा में और उनके pollen grains बड़े आराम से जा सकते हैं कहाँ पे? स्टिग्मा तक. क्या विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस. सबसे ज्यादा किसमें होता है? ग्रासेस में होता है. मतलब मैं बोल सकता हूँ मोनोकॉट में होता है. ठीक है, आप लोग ऐसे याद रखना, चाहे आप लोग ब्रेक में लिख लो मोनोकॉट. क्या मैंने बोला? मोनोकॉट. ठीक है, अगले आते हैं. Pollination by water is quite rare in flowering plant and limited to about 30 genera. तो ये एक बार बताओ बेटा, वाटर के द्वारा कम ही होगा क्योंकि वाटर प्लांट बहुत ज्यादा सुनना है. एक्वेटिक प्लांट जो पानी के अंदर होगा उसी में होता होगा खाली. अब ये बहुत ज्यादा नंबर में नहीं है, लेकिन हालांकि आपको पता होना चाहिए एल्गी हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, वो सबके सब कहाँ होते हैं? पानी में ही होते हैं. आपको पता भी होगा जैसे हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं ब्रायोफाइट्स के लिए. क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की. ऐसी एल्गी में किस द्वारा होता है? वाटर द्वारा. ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें किस द्वारा होता है? वाटर द्वारा होता है, और जो वाटर के नीचे रहते हैं उनमें होता है. तो कह रहा है 30 जेनेरा मोस्टली मोनोकॉटिलोनस. एज अगेंस्ट दिस यू गुड रिकॉल. अब बेटा एक बार बताओ, कोई पानी प्लांट है डाइकॉट सुनना होगा, कैसा होगा? मोनोकॉट ही होगा नॉर्मल. कह रहे एज अगेंस्ट दिस यू गुड रिकॉल दैट वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट्स अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया एंड बेटा टेरिडोफाइट्स. इट इज बिलीव्ड particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gametes and fertilization. ये लाइन वहां भी लिखी है और आपको बताया प्लांट किंगडम में भी लिखी है. ठीक है, प्लांट किंगडम में अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए ब्रायोफाइट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इनको हम एम्फीबियंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की, पानी की. अगले कह रहा है बेटा सम एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेशन. अब देखो यहाँ पे वही पहला है बेलिसनेरिया और दूसरा क्या कह रहा है? हाइड्रा व्हिच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मैरीन सी ग्रासेस हो गया, जूस्टेरा हो गया. कह रहा है नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन. अब एक बात सुनो आप लोग बेटा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वो प्लांट जो पानी के बिल्कुल अंदर रहते हैं उनमें वाटर का द्वारा होता है. अगर कोई प्लांट पानी एक्वेटिक तो है लेकिन वो ऊपर रह रहा है पानी से, तो उसमें वाटर के द्वारा नहीं होगा. और ये लाइन साफ साफ एनसीईआरटी में लिखी हुई है. कहीं आप लोग लिख दो ऑल एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? वाटर के द्वारा. ये गलत स्टेटमेंट होगा. सही क्या होगा? सम. कुछ प्लांट होते हैं जो वाटर द्वारा करते हैं, कुछ इस द्वारा करते हैं हवा के द्वारा, कुछ एनिमल्स के द्वारा भी करते हैं. तो देखो कह रहा है बेटा इन अ मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, देखो मेजॉरिटी बात कर रहा है, such as water hyacinth हो गया, water lily हो गया, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insect or mint as in most of the land plants. तो ये कह रहा है एक्वेटिक तो है लेकिन बेटा उसमें क्या हो रहा है? पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है? हवा के द्वारा या फिर एनिमल के द्वारा. आप लोग सिंपल से ध्यान रखना, जो प्लांट पानी के अंदर रहेगा उसमें होगा वाटर के द्वारा, और जो प्लांट एक्वेटिक तो है लेकिन पानी के ऊपर है फ्लावर, तो वो किसमें होगा? हवा या इंसेक्ट के द्वारा. कह रहा है इन बेलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर व्हाइल द लॉन्ग स्टैक एंड द मेल फ्लावर और पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. अभी ऐसा हो सकता है, ठीक है, और दे आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर. आप लोग समझते हो पैसिवली का मतलब क्या होता है? पैसिवली हाँ बताओ. हाई टू लो कंसंट्रेशन यहाँ बात नहीं हो रही है, वाटर का फ्लो की बात हो रही है. तो पैसिवली क्या होगा? एक्टिविटी क्या होगा? नदी की पानी बात कर रहा हूँ, शहर की बात नहीं कर रहा हूँ. तो शहर की भी हाँ हैं कैसे? वो तो पैसे ट्रांसपोर्ट होता ही मुझे पता भी है विदाउट एनर्जी, लेकिन एक एग्जांपल देके बताओ सर, ऐसा पानी बह रहा है तो सर उसका अबे गधो, जिधर पानी बह रहा है उधर कोई चीज आ रही तो पैसे भी जा रही है, और अगर जिधर पानी बह रहा है उससे अपोजिट साइड में आ रही है तो वो कैसे आएगी? एक्टिविटी. जैसे आप लोग तैरते हो तो जिधर पानी जा रहा है उधर आप तैर रहे हो तो बहुत आराम से चले जाओगे. तुम वही बात कर रहे थे. तुम ये कह रहे थे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो वो तो हम तब बोलेंगे जब कोई बीच में मेम्ब्रेन होगा.
ना ना, तो मान लेते हैं, चलो फिर भी चलो उसमें वाटर कंसेंट्रेशन बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच में मेम्ब्रेन भी तो होनी चाहिए। यहाँ तो मैं वाटर फ्लो की बात कर रहा हूँ खाली। दीवार लगा देंगे। अगर बीच में मेम्ब्रेन है तो आप बोल सकते हो हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू लो वाटर कंसेंट्रेशन। चलो अगली कह रहा बेटा पैसिवली बाई वाटर करंट। तो पैसिवली का मतलब, अच्छा पैसिवली मैंने एक जगह और बताया था, बताओ क्या बताया था? पैसिवली वाटर करंट की तरह क्या फाइटोप्लैंक्टॉन्स बताया था आपको। और जब हम कहाँ पढ़ रहे थे क्राइसोफाइट, और जब हम पढ़ते हैं डेस्मिडोडाइटम्स के बारे में, तो वो भी स्विम कैसे करते हैं? पैसिवली। स्विम पैसिवली का मतलब है बेटा जिधर पानी जाएगा उधर ही जाएंगे, सही है। अगले कह रहे हैं some of them eventually reach the female flower and the stigma in anther वो in another group of water pollinated plants such as seagrasses हो गया, female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water. Pollen grains in many such species are long ribbon like होने चाहिए and they are carried passively inside the water. तो इनकी जो आप लोग बताओ, जो pollen grains है या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टिग्मा हो गया, वो स्टेमन हो गया, वो कैसा हो? रिबन लाइक हो, जिससे वो पानी में ऐसे घूम फिर के चला जाए फीमेल पार्ट तक। दूसरा बैलेंस एरिया कह रहा है कि अगर फ्लावर थोड़ा ऊपर भी है तो लेकिन उसके pollen grains जो गिरेंगे वो कहाँ गिरेंगे? सरफेस पे, क्योंकि उसका जो फीमेल पार्ट है वो कहाँ होता है? सरफेस पे होता है। दूसरा हाइड्रेला और तुम्हारा जूस्टेरा हो गया, सी ग्रासेस हो गई, वो पानी के अंदर होती हैं, और पानी के अंदर अगर हैं तो इसका मतलब क्या होगा? उसमें तो वाटर के द्वारा होगा ही, और जो वाटर के सरफेस से ऊपर है तो उसमें किसके द्वारा होगा? इंसेक्ट और तुम्हारा हो गया हवा के द्वारा, जिसका एग्जांपल क्या है बेटा? वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ये दोनों आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चार जो है उनमें दिखाया गया है यहाँ पे एक्वेटिक वाटर के द्वारा होगा, और दो ऐसे भी बताए उन्होंने जो किसके द्वारा होगा? इंसेक्ट और बिट के द्वारा, और ये दो नीट में पूछे जा चुके हैं, ठीक है दोनों। अगले कह रहा है बेटा ए रिबन लाइक होना चाहिए, पैसिवली इनसाइड द वाटर, सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering। यहाँ पे एक mucilaginous covering होती है, इससे जो pollen grains होते हैं वो बेकार ना हो, समझ गया? वाटर में बेकार ना हो। अगले कह रहा है both wind and water pollinated flowers are not very transfer and do not produce nectar, what would be the reason for this? आपको बताइए बात भाई, अगर किसी में हवा के द्वारा हो रहा है, पानी के द्वारा हो रहा है, तो आप लोग बताओ उस फ्लावर को क्या कलर होने की जरूरत है? नहीं। उस फ्लावर का क्या बड़ा होना जरूरी है? नहीं, क्योंकि उसमें किस द्वारा हो रहा है? हवा के द्वारा या पानी के द्वारा। और नेक्टर नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक बार बताओ, नेक्टर का मतलब क्या होता है? जो इंसेक्ट आते हैं वो नेक्टर ही तो लेने आते हैं, और फ्लावर कलर होता है तो उससे अट्रैक्ट होते हैं। अब अगर कलर नहीं होगा, नेक्टर नहीं होगा, तो हवा के द्वारा पानी के द्वारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंसेक्ट ना आए तो क्या दिक्कत है भाई? और वो चाहेंगे खुद ही ना आए, फ्लावर इस्तेमाल भी होता है इसीलिए। दूसरा, तभी तो मैं आपसे एक बात कह रहा था, मैं कह रहा था कि बेटा आने वाले टाइम में देखना ये होने वाला है कि जो फ्लावर्स वगैरह हम लोग देखते हैं ये सब आर्टिफिशियली होने लगेंगे, आर्टिफिशियल। उसका रीजन ये है कि हम लोग इंसेक्ट कहाँ से लेके आएंगे? जब इंसेक्ट में इतनी दवाई लगा रहे हैं हम लोग, लगातार ये मर रहे हैं, हम लोग जहर लगाते हैं ना प्लांट्स पे। जब इंसेक्ट रहेंगे ही नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। और जब रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर उसमें कैसे फल आएगा? नहीं लगी तो वो अधिक नहीं हो जाएंगे? अधिक भी तो हो जाएंगे। अधिक नहीं हो रहा है, कम हो रहे हैं और ज्यादा। बेटा आने वाले टाइम में बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो विलुप्त होने वाली हैं, आपको लग रहा है ये चीज? बहुत सी सारी नहीं आने वाली। अरे नहीं आ रही चलो ठीक है, लेकिन पुरानी बहुत ज्यादा विलुप्त हो रही है। और तभी तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक खेती करें या फिर हम लोग खाद या जहर कम लगाएं थोड़ा फसल में। और आपको लग रहा है कि ये जहर इतना लगाया जाता है कि हम लोग सोच नहीं सकते। ऐसा समझो सर, 8 दिन पहले धान करने से लगाते हैं और तुरंत धान कट जाता है। धान लगाने से पहले लगाते हैं, वो लगाते हैं मछली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खाद भी डाली जाती है और उसमें भी जहर होता है मछली ना। उसके बाद फिर खाद डाल, खाद तो चलो एक नॉर्मल फर्टिलाइजर हो गया, लेकिन दूसरा फिर अगले अगर हम बात करें तो फिर स्प्रे करते हैं बहुत सारी, और वो सब हमारी लाइफ में इफेक्ट डालती है। पहले के लोग 120-140 साल क्यों जीते थे? उसका रीजन नहीं था कि वो ऑर्गेनिक खेती करते थे। साइबर सरवती को तुरंत डाल लेते हैं। और आपको पता है ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए हमें। आने वाले टाइम में ये होने वाला है कि अगर आपकी जमीन है तो आप 5 बीघा में ऐसी खेती करें जहाँ पे कोई भी जहर ना लगाएं। लेकिन वही बात है कि आप लोग 5 बीघा में कर सकते हो, हो जाएगी लेकिन कम निकलेगा। 1 क्विंटल बीघा निकलेगा और क्या है? नहीं, एक मतलब वो बचता ही नहीं। अच्छा, पेड़ ही नहीं बचता वो। ऐसा भी सकता है भाई। अब बराबर वाला लगातार खाद डाल रहा है, जहर डाल रहा है, तुम्हारे खेत में आएंगे फिर वो सब है। यही बात है।
लेकिन ऐसा करना तो पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इतनी सारी डिजीज आने वाली है ना कि आप लोग सोच नहीं सकते। ये फ्यूचर बहुत खतरे में है। जितना चेंजमेंट आ रहा है तेजी से, उतना ही हम लोग खतरे की तरफ जा रहे हैं। इतना पॉल्यूशन हो चुका है। आपने वीडियोस भी कुछ देखे होंगे, जैसे अभी कुछ देश ऐसे हैं ना जिनका एक दिखा रहता है कि एयर का जो एयर इंडेक्स होता है वो कितना पॉल्यूटेड है। तो जिससे मैंने एक वीडियो देखी ध्रुव की, आप लोग देखते हो उसे? मैं भी फॉलो करता हूँ, मैं उसका फैन हूँ, अच्छा खासा। तो ध्रुव देख, जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो? अच्छा यूट्यूबर है, नॉलेजेबल वीडियो बनाता है। नॉलेज वीडियो बनाता है। और दूसरा, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी नॉलेज की वीडियो बात कर रहा हूँ। मैंने वो नहीं देखी कि उसने मोदी को बनाया, लेकिन वो बात कायदे करता है, ये बात रहती है। तो मैंने देखा उसने एक वीडियो इंडेक्स दिखाया था ईयर का, तो जिस देश में वो रह रहा है, लंदन में, जर्मनी में रह रहा है। जर्मनी में रह रहा है, हाँ जर्मनी में। हाँ जर्मनी लंदन बात तो एक ही है। नहीं लंदन में अच्छा सुनो सुनो, वहाँ का कितना था? 7 कितना था? 7 उसने लाइव दिखाया था। और जो हम रह रहे हैं अभी, आप लोग मोबाइल पे देखो, आपका यहाँ 100 प्लस होगा यहाँ। और अगर आप दिल्ली का देखोगे तो दिल्ली में कम से कम 200 पार होगा। 131 कहाँ 7 और कहाँ 131, कितना डिफरेंस है। और उसमें ये भी आता है कि अगर कोई दिल्ली में रह के, यहाँ जैसे नॉर्मल रह रहा है और दिल्ली में रह के, मान के चलो कि वो 10 सिगरेट डेली पी रहा है, 10 सिगरेट, जो ना पीता है वो, और जो पीता है उसकी तो बात ही नहीं है। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम खुद को पॉल्यूट कर रहे हैं ना अपने आप से, और ये आने वाले टाइम में हमें कम करना पड़ेगा। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आज हम लोग इतना बाइक चलाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, क्यों करते हैं? इसी चक्कर से एक और पॉल्यूशन हो रहा है। चलो अब मैं इस पे ज्ञान दे दूंगा, इधर आ जाओ। पेड़ लगाओ, हाँ पेड़ लगाओ, सही है, लगा रहे सब लोग? हाँ सर लगा है, खेत पे 300 पेड़ लगा है। क्या कह रहे हो? प्लांट लगा रहे हो? सही है, तो सब लगा रहे हैं प्लांट। गांव के लोग तो खूब लगा रहे हैं, हालांकि गांव में कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। और जो शहर में रहते हैं वो भी पेड़ लगाएं, कहीं ना कहीं लगाते तो घर तक तो है, तो छोटा है सर, इस कमरे बराबर मकान होता है, लगाएगा। गांव में कहाँ लगाएंगे? वो शहर में कहाँ लगाएंगे? वही प्रॉब्लम है। गाँव में तो इतना बर्बाद हो जाता है। घर के आगे पड़ा होगा। अरे अब तो पेड़ बहुत लोग लगा रहे हैं भाई, वैसे ही बहुत लगा रहे हैं। गवर्नमेंट जगह पर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, रोडों के किनारे लगा दो। और आप लोग कोशिश किया करो कि हर साल एक पेड़ लगाओ। एक पेड़ तो लगाओ कम से कम। अगर शहर में लगाओ, कहीं ना लगाओ तो गवर्नमेंट में आके लगा दो पेड़। सुनो, अरे बोल कर आप लोग कम से कम इतना तो कर ही लो, जितना तुम ऑक्सीजन खर्च कर रहे हो उसका तो वो कर ही लो। वरना बहुत लोग ऐसे हैं जो खाली यहाँ पे ऑक्सीजन खर्च कर रहे हैं, CO2 में कन्वर्ट करना, कुछ नहीं करना है ना? तो ये होना चाहिए। चलो हमने तो इतने पेड़ लगा दिए आपके साथ, क्या है? अगर 10 पेड़ भी नहीं लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा। इतना ही लगा है, हमारे यहाँ तो लगा है। चलो अगले देखते हैं। कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बेटा बोलो मत, यूज आर रेंज ऑफ एनिमल एज बातें कर रहे हो तुम लोग। क्या बातें कर रहे हो? क्या बता रहे? बता दो मुझे, बता दो क्या बता रहे? सर बताइए क्या बता रहे थे? अरे तो तुम सुन नहीं रहे थे कि सुना रहा था भाई? चलो ठीक है, बता दो। मैं आप लोग बातें करनी हुआ तो बता दिया करो मुझे, मैं बहुत आराम से चीजें मैनेज करता हूँ। किस तरह में बातें करनी, थोड़ी देर रुक जाइए। अब कान वाली हो तो बाहर चले जाओ, वैसी वाली हो तो चलो यहाँ देखो। कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज आर रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट। अगले कह रहा है इसमें बीज, बटरफ्लाई, फ्लाई, बीटल्स, बास, ant, moth, birds, sunbird and hummingbird and bats are the common pollinating agent। ये सब आपको पता है, बहुत सारे ऐसे हैं, इंसेक्ट भी हैं इसमें, एनिमल्स भी हैं जो इसमें क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। कह रहा है बेटा among the animals, insect particularly bees are the dominant biotic pollinating agent। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहा जाए मतलब डोमिनेंट कौन है तो कौन होगा? बी। ये आपको ध्यान रखना है कि एनिमल्स में डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है तो कौन होगा? बी। और अब देखो यही फर्क होता है बेटा, पहले हमने देखा होगा तितली हो गई, ये जो मधुमक्खियां हो गई, ये सब चीजें हो गई, ये पहले बहुत होती थी फ्लावर के पास। अब फ्लावर के पास कुछ नहीं होता, ये सब चीजें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी होती है सर, धान में बहुत होती है, सफेद वाली गन्ने में भी होती है, वो मौत है। हाँ होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत कम होती है। अब उस टाइप की नहीं पहले तरह। कह रहे इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, जिसमें तुम्हारा क्या आता है? लिमरस, अगले कह रहा है एर्बोरियल,
टेरिटोरी बोलते हैं इसे, रोडिएंट्स और इवन रेप्टाइल्स, जिसमें तुम्हारा लिजार्ड आ जाएगा और क्या आ जाएगा, गार्डन लिजार्ड, हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम स्पीशीज। ये जो एनिमल्स के नाम लिखे हैं ये बड़े-बड़े प्लांटों में करते हैं, जो प्लांट खूब बड़े होते हैं, सही है, क्योंकि उछल कूद करते हैं तो उससे पॉलिनेशन हो जाता है, और जिससे पॉलिनेशन हो जाएगा तो उसको हम रख सकते हैं, ठीक है। अगले क्या है, often flowers of animals pollinated plant are specially adapted for a particular species of animals। अच्छा एक बात और सुनो, कुछ ऐसे प्लांट स्पीशीज है उनके लिए एनिमल्स क्या है, स्पेसिफिक है, मतलब वो एनिमल्स उसी में करेगा, उसी को पॉलिनेट करेगा, वरना दूसरे को नहीं करेगा। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे एक मोथ का एग्जांपल, किसका पढ़ेंगे, मोथ, आपने सुना होगा, हाँ नहीं सुना है, चलो दिखा भी दूंगा उसको, ये है, देखो ये है, ये बास्क और मोथ का प्लांट दिखाया है, बास्क और मोथ, ये एक दूसरे का लाइफ साइकिल विदाउट कंप्लीट इनके कंप्लीट रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, सही है, इन्हें म्यूचुअली भी बोलते हैं, म्यूचुअली मतलब एक दूसरे के बिना इनका लाइफ साइकिल सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो देखो पढ़ते हैं, कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, और फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर, मतलब मैं बोल सकता हूँ उनमें एक टाइप की खुशबू आनी चाहिए, वो अच्छे से बड़े होने चाहिए, सुंदर से दिखने चाहिए, तभी उनमें किसके द्वारा होगा, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होगा। कह रहा है बेटा when the flower are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. Animals are attached to flowers by color and or fragrance, यानी खुशबू और कलर से उसके पास आते हैं कौन, animals। कह रहा है the flowers pollinated by fly and beetles secrete foul odors to attract these animals. To sustain animal visit, the flower have to provide reward to the animals. Nectar and pollen grains are the usual flower rewards। आप लोग बताओ भाई यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा, फ्लावर क्या देता है एनिमल्स के लिए, नेक्टर देता है, और एनिमल क्या देता है फ्लावर्स के लिए, वो सॉरी एनिमल्स क्या करता है फ्लावर के लिए, पॉलिनेशन। तो दोनों का क्या है, म्यूचुअल इवेंट हो गया, या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों को फायदा हो रहा है दूसरे से, इसीलिए आता है एनिमल। To sustain animal visit, the flower have to provide reward to the animal. Nectar and pollen grains are the usual flower reward. For harvesting the rewards from the flower, the animal visitor come in contact with the anthers and the stigma. The body of the animal get a coating of pollen grains, which are generally sticky in animal pollinated flowers. When the animals carrying pollen on its body come in contact with the stigma, it bring about pollination। सिंपल सा है, कोई भी इंसेक्ट है, वो आया घूमने कहाँ पे, फ्लावर पे, और उसके वो इंसेक्ट के पूरी बॉडी पे क्या लग जाएंगे, पॉलिन ग्रेन्स लग जाएंगे, और पॉलिन ग्रेन्स लगने के बाद क्या होगा, वो दूसरे फ्लावर पे बैठेगा, तो वो कैसे कर देगा, ऐसे कर देगा पॉलिनेशन। हालांकि उसको पता नहीं होता कि मैं पॉलिनेशन कर रहा हूँ, लेकिन वो हो जाता है, समझ गए। अगले कह रहे हैं इन सम स्पीशीज फ्लावर रिवार्ड्स आर प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। एन एग्जांपल इज दैट ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ कौन सा बेटा, एमोर्फोफेलस। देखा है आपने, नहीं देखा आप लोगों ने, ये कैसा है, हाईएस्ट मतलब टॉलेस्ट फ्लावर है, ये 6 फीट इसकी हाइट होती है, 6 फीट हाइट, देखा है, मतलब बोल सकता हूँ 6 फीट का एक फ्लावर होता है, नहीं देखा आप लोगों ने, दिखाओ अभी बहुत बड़ा होता है, देखा देखा है ना, दिखाया था सर, मैंने दिखाया था ना एक बार, ये है, ये फ्लावर है, ये है टॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। देखो वो आदमी खड़ा है, तो वो आदमी से भी बड़ा है, लड़की खड़ी है नहीं मैं देखा नहीं कौन खड़ा है, तो देखो उसकी हाइट के बराबर है, समझ रहे आप लोग। अगर पूरा देखें हम तो देखो कितना बड़ा है, देखो है, ये है जो साउथ अफ्रीका में आया था, जो साउथ अफ्रीका में आया, ये कितना अच्छा लगेगा ना अगर गेट वगैरह पे लगाओ तो, इधर होता नहीं है ना सर आप ले लो हैं, आप लगवा दो यहाँ पे, और क्या ये अच्छा लग रहा है ना, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, तो इसमें जीप कितना बड़ा आता होगा, जीप भी बहुत बड़ा होगा, जीप जो इंसेक्ट आता होगा, इंसेक्ट आता होगा, आपको इस बार हाथ में ना आएगा, वो तो इंसेक्ट आएंगे कर देंगे अपने, आपको कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया बेटा, देखिए चलो अब तो
तो बच्चे हमें काटते हैं इसका। देखो बेटा, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बता रहा है, देखो क्या कर रहा है, जो टॉलेस्ट फ्लावर है वो कौन सा है बेटा, 6 फीट हाइट होती है इसकी, और इसका नाम क्या है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले कह रहा है सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीशीज ऑफ मोथ एंड प्लांट यूका वेयर बोथ स्पीशीज, कह रहा है मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, क्योंकि वो क्या करता है, अपना एग रखता है कहाँ पे, इसके लोक्यूल में, सही है। और जब ये एग रखता है तो बाद में वो डेवलप होते हैं, तो उसके क्या बनते हैं, फिर बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये दूसरे का वो है। तो कह रहा है मोथ डिपॉजिट एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मोथ, द लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार्ट डेवलप। तो मैंने क्या दिखाया, मोथ और यूका, ये ध्यान रखना, इनका ये क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीशीज है ये एक दूसरे के लिए, समझ गए। तो आपको ध्यान रखना है चीज कि जो यूका प्लांट होगा उसका पॉलिनेशन मोथ के बिना नहीं होगा, और मोथ का जो एग वो सॉरी इंसेक्ट लार्वा डेवलप होगा वो यूका के बिना नहीं होगा, क्योंकि कहाँ हो रहा है, यूका प्लांट के ओवरी के लोक्यूल में, समझ गए। तो ये क्या हो गया, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं होगा क्या, सिम्बायोटिक मतलब दोनों को फायदा हो रहा है एक दूसरे से, और साथ में पॉलिनेशन भी हो रहा है, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा, अभी कह रहा है भाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स अदर अवेलेबल टू यू, कह रहा है कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, अनियन, लिबिया, कॉटन, टोबैको, रोज, लेमन, यूकेलिप्टस, बनाना, ट्राई टू फाइंड आउट व्हिच एनिमल रिजेक्ट देम। अब तुम ये काम ना करोगे। अगले हम लोग अब आते हैं बेटा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। यहां तक कंप्लीट हो गया आप लोगों का? ये कल हो जाएगा, कल छुट्टी है, किस चीज की छुट्टी है सर? कारण क्या नया रूल निकाला है सरकार ने, क्या है? सेकंड सैटरडे बैंक आपको पता है बैंक वगैरह में सैटरडे छुट्टी क्यों रहती है, बताओ सर? वो मतलब जी बताओ। वो इसलिए रहती है कि इनका जो पूरा जो आय व्यय होता है या लेन देन होता है, कोई फाइल होती है, उन सबको इन्हें उस दिन तक क्लोज करना होता है, बिल्कुल। अब कोई डील नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ क्या डील रह रहा है, ये कोई बैंक थोड़ा ना है भाई, यहाँ पे रहा है डेली क्या चला है। और मुझे लगता है कि जो जिसने भी ये शेड्यूल टाइप का बनाया है वो पता नहीं, देखो मैं ये तो कंफर्म कह रहा हूँ वो नीट का तो नहीं होगा, मतलब नीट का तो सरकार ही नहीं रहा होगा, वो आईएएस कंपटीशन का होगा जिसमें नीट की इतनी ज्यादा। देखो मैं ये कह रहा हूँ हर आदमी माइंडेड होता है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में होता है। अगर कोई आदमी आईएएस क्षेत्र में माइंडेड है तो वो नीट को कैसे जान पाएगा, नीट को तो नीट वाला जान पाएगा। सोचो जिसने जो बुक बनाया है उसे ये तक नहीं पता कि चैप्टर कौन सा किसके बाद पढ़ाना चाहिए। वो तो मैंने काफी चैप्टर कवर किए हैं, आपको पता है ये बात। अभी आपका चल रहा होता है एवोल्यूशन, आगे उनकी वर्ड पढ़ा दे दो, लेकिन मैंने कहा मैं इतना थोड़ा ना बच्चों को कंफ्यूज करूंगा कि अभी तुम्हारा सोचो जेनेटिक्स नहीं हुआ, एवोल्यूशन पहले पढ़ा दो, रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, और जो पीछे चैप्टर है वो छूटे हुए थे सारे, मतलब जैसे मैंने पढ़ाया था ह्यूमन, ऐसा सिलेबस वो है। तो फिर मैंने सजेस्ट करा, मैंने सर को बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ाना है, फिर हमने तो बोले ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग इतने, अब क्या कर सकता हूँ मैं, एक बात और है यहाँ पे मुझे लगता है तो कि भाई आपको बताया कि चलो बायोलॉजी लगती है ठीक है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा नहीं होनी चाहिए कि मुझे, मैं समझता हूँ बच्चों की फीलिंग को कि सोचो 7 दिन अगर बच्चा फिजिक्स पढ़ेगा और उसके बाद 7 दिन केमिस्ट्री पढ़ेगा, फिर अगले 7 दिन फिर फिजिक्स आएगी 7 दिन बाद, तो बच्चा कंफ्यूज जाएगा, वही तक भूल जाएगा पढ़ क्या रहा था। ऐसा ही होता। मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे जो टीचर्स की सैलरी कम होनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि होनी चाहिए, मैं खुद ये बात कह रहा हूँ, मैं बच्चों का मैं हमेशा रहता हूँ। दूसरा कम होनी चाहिए लेकिन क्लास 3 और रेगुलर होनी चाहिए, जैसे 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायोलॉजी। तो इससे क्या होता है कि बच्चों का जो एक होता नहीं है, एक रिदम बना रहता है, जैसे आपको बायोलॉजी में चल रहा है, और इसीलिए बच्चे बायोलॉजी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे ले पाएंगे। मैं समझ रहा हूँ बात कि 7 घंटा अगर आप फिजिक्स पढ़ो, वो 7 दिन फिजिक्स पढ़ोगे, 7 दिन छुट्टी रहेगी,
तुम तो छोड़ो, टीचर भूल जाएगा मैंने क्या पढ़ाया था क्लास में। और कोई चैप्टर सोचो अगर 7 दिन के लिए आधा पढ़ा के छोड़ दिया जाए तो कैसा लिखेगा? 1.5 घंटा फिजिक्स और 1.5 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा वो कैसे पढ़ेगा? 1 घंटा ही मैक्सिमम पढ़ा जा सकता है। हाँ चलो ये तो कोई बात नहीं, ये तो सेकंडरी चीज है, लेकिन हम ये बात सोचते हैं थोड़ा सा ये होना चाहिए बच्चों के साथ। और ये फिर नीट के बच्चे भी मतलब चलो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, रेट बताऊँ आपको, जैसे मुझे सब पता है, अगर मैं देखूं तो पूरे यूपी में बता रहा हूँ सबसे अच्छा कोई सेंटर चला है तो ये पीजी चला है सबसे अच्छा। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, हर जिले में चल रही कोचिंग, हर डिस्ट्रिक्ट में चल रही, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की कोई वीडियो नहीं पड़ी हुई है किसी भी टीचर से, आप डाल सकते हो। जैसे अभी डालना अवधय मुख्यमंत्री अवधय बरेली, कोई वीडियो नहीं मिलेगी आपको, खाली पागल पंचायत मिलेगी वीडियो। यहाँ की हर एक वीडियो पड़ी हुई है और यहाँ हर टाइम बच्चे रेगुलर रहे हैं, हर हफ्ते में ऐसा नहीं है कि बच्चे रेगुलर रहे हों कि जैसे किसी में कहीं आ जाते हैं किसी में, लेकिन यहाँ पे पूरा शेड्यूल रहेगा 3 घंटे कि आपको आना है तो आना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर बच्चों के लिए सरकार को भी कुछ करनी चाहिए जो और अच्छी हो, बेस्ट हो सके। और हम अगर हमसे पूछे जाए तो हम तो बताते हैं कि ये चीजें सुधारनी चाहिए। जैसे सपोज मानो बहुत सारी चीजें होती हैं कि बच्चों को क्या सुविधाएं देनी चाहिए, अभी यहाँ पे लाइब्रेरी होनी चाहिए, सही है, हम लोगों ने बताया था। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट के लिए वो लोग कहते तो हम बताते हैं कि वहाँ किताबें रखो जाके हर टाइप की, क्योंकि भाई योजना किस लिए चल रही है, बच्चों को हेल्पफुल होना चाहिए। दूसरा किताबें मिलनी चाहिए बच्चों को, जब किताबें आ रही तो दो क्वेश्चन लगाने के लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए। दूसरा टीचर्स के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि नीट के लिए अब मतलब मैं देखता हूँ तो नीट के लिए हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट मिले किसी भी टाइप से, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। लेकिन वही बात है, कुछ चीजें भाई गवर्नमेंट योजनाएं तुम कर सकते हो लेकिन दूसरा सुनेगा नहीं तो क्या कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक आदमी कहने से कुछ नहीं होता है, ये पूरा एक शेड्यूल बना हुआ है कि पहले यहाँ साइन होंगे, फिर यहाँ होंगे, फिर यहाँ होंगे, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा कभी। तो मेन ये है, चलो सुधार होता है लेकिन कोई वजह सिलेक्शन देता है तो और सुना जाएगा। लेकिन अभी ये भी तो है, बोलो पीछे से कहते हैं कि बताओ किस वजह से सिलेक्शन दिया यहाँ से, तो फिर क्या कर सकते हो? हाँ वो दिखाते तो हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो पता नहीं ऐसा। लेकिन मुझे लगता है देखो एक बात और बताऊं बेटा, सुनो आप लोग, सिलेक्शन होना ये अगर रेगुलर क्लास लग रही है तो बच्चों के हाथ में होता है, ये तो बात आप मानोगे। बेसिकली अगर आप लोग इतने लोग बैठे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कोई बात बोलोगे तो मुझे लगेगा कि आप ये बात क्यों बोल रहे हो। आप लोग सही बताना क्या कि अगर पीजीबी में कोई चल रहा है यहाँ पे, तुम्हें कुछ भी ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री वाले में कोई बेकार चल रहा है, बस डिफरेंस खाली समय का ही तो है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, बाकायदा आपको ठीक ठाक लग रहा होगा। जैसे बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ा रहा है केमिस्ट्री को कंटिन्यू चल रहा है, तो मुझे लगता है प्रॉब्लम कहाँ है, सिलेक्शन तो आप ही लोग लोगे ना। और कहीं ना कहीं बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार ये नहीं, ये तो बच्चों की मेंटलिटी होती है। जैसे अभी यहाँ पे फ्री चल रहा है सब कुछ, तो बच्चे आप सोचते हो अरे ठीक है यार फ्री में चल रहा है, क्या दिक्कत है, जाएंगे नहीं जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं सही बता रहा हूँ यहीं पे अगर आप लोग 1 लाख रुपए दे रहे होते तो आप इसकी वैल्यू समझते, आप डेली आते, मुझे पता है कि आपके पापा से आप 1 लाख रुपए लिए हुए हो, आपको आना पड़ेगा, मजबूरी है। और यही चीज और उसमें भी 1 लाख रुपए में भी वही पढ़ा रहा होता, देव सर ही पढ़ा रहे होते और कोई दूसरा टीचर नहीं होता, लेकिन वो भी आप गंभीरता से लेते हो, आपको पता है फादर गेम से 1 लाख रुपए गया हुआ है। और यही चीज अगर फ्री में मिल रही है तो बच्चे देखो फ्री, जैसे स्कूल मान लो, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है गांव में है, वहां शिक्षा का नहीं सुधर पा रही है क्योंकि बच्चे भी वहां वही जा रहे हैं जो बच्चे बेचारे कमजोर हैं, और टीचर का क्या करे बताओ। तो प्रॉब्लम दोनों तरफ से है, बच्चों को भी वही रेगुलरिटी दिखानी पड़ेगी, उतनी मेहनत से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपसे कब कहता हूँ कि आप लोग, मैं हमेशा कहता हूँ बेटा डेली आओ, आप लोग इस गवर्नमेंट को समझो, डेली आपको तैयारी करनी है। मैं आपसे सही बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने बाहर जाकर तैयारी की होगी या जिसके भैया बहन बाहर पड़े होंगे, जिसके फादर ने रुपया दिया होगा, उसको पता होगा कि 3-3 साल 4-4 साल तैयारी करके ऐसे बच्चे दिखा दूंगा जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्वालिफाई खाली 150 नंबर नहीं ले पाए, 3-3 4-4 लाख रुपया खर्च करने के बाद, क्या बताओ उन्हें क्या सुविधा नहीं मिली थी, वहां पर सब मिला था। ये बच्चे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी गहराई चीजों को समझते हो। भाई एनसीईआरटी मैं पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी आपको जब वहां पर मिलेगी पढ़ने के लिए कुछ डिफरेंस ना मिलेगा, अब आप कितना सीख पा रहे हो आपको भी डिपेंड करता है। मैं आपको ये एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, ये ऐसे दिखा दूंगा 99% बच्चे, 1% बच्चे होते हैं वो कहीं भी चले जाएंगे, सिलेक्शन उनका हो जाएगा। जो ठीक ठाक बच्चे होते हैं, गंभीरता से पढ़ते हैं, वो कहीं भी पढ़े, यहाँ नहीं कहीं भी पढ़े।
सिलेक्शन वो ले लेंगे। और जो बच्चे गए, और मैंने हमेशा बोला है जिस बच्चे का अगर जो बच्चा रेगुलर नहीं रहेगा, मेहनत से पढ़ाई नहीं करेगा, तो कहीं भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। आप लोग बताओ, हम लोग कोटा जाते हैं, कोटा वाले का लिख के देते हैं सफेद कागज पे कि तुम 5 लाख रुपए खर्च करो सिलेक्शन हमारा हम देंगे, नहीं ना। वहाँ पता है बच्चे कितने पढ़ रहे हैं? 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ 1 लाख बच्चे यहाँ पढ़ने लगे, मैं हर साल 200 बच्चों का सिलेक्शन दिखा दूंगा, हर साल गारंटी लिख के दे दूंगा कि 200 बच्चों का सिलेक्शन होगा, लेकिन 1 लाख बच्चे तो लिखे होंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ बहुत ज्यादा नंबर है बच्चों का। तो अगर उन्होंने 100-200 बच्चे सिलेक्शन दे दिए, क्या दे दिए? तो कुछ दे दिया क्या? और मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो वहां जाने के बाद बेचारे बहुत पछताते हैं कि सर हमारा रुपया भी खर्च। मेरे पास एक बच्चे से कॉन्टेक्ट नहीं है, मैं बेटा कम से कम 1000 बच्चे नहीं पढ़ा चुका हूँ, 5 साल से नहीं कोई पढ़ा रहा हूँ, 1000 बच्चे। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे मुझे फोन करते हैं कि सर बहुत चक्कर में फंस गए, पैसा ही बर्बाद हो गया, आप बताओ क्या करें, रुपया भी सब बर्बाद हो गए और सिलेक्शन नहीं हुआ। ना तो उन्होंने बीएससी कर लिया, ना कुछ किया है साथ में, अब वो है तो इंटर में ही, अब क्या कर सकते हो बताओ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कम से कम एक तरफ से तो हल्के हो के रुपया तो नहीं जा रहा है, चलो यहाँ पे 1 लाख 1 साल में नहीं 2 साल में हो जाएगा, लेकिन कम से कम एक तरफ से तो फ्री माइंडेड है। पेरेंट्स से ये तो कह सकते हो कि मुझे पढ़ने दो, खाली रुपया तो नहीं ले रहा हूँ। ये सोचो सरकार कितनी अच्छी योजना चला रही है, और ये सबसे बेस्ट एक तरीका है जो बच्चे बहुत नीचे से बहुत ऊपर जाना चाहते हैं। नीट की तैयारी करना हर किसी को बात नहीं है, अगर देखा जाए तो भाई जो गाँव के बच्चे हैं, हर किसी के फादर नहीं दे पाएंगे 2 लाख रुपए साल। भाई मीडियम खेती वाले करने वाला कौन दे देगा 2 लाख रुपए साल? वो अपने घर देखेगा या बच्चों को देखेगा? और बहुत बहुत तैयारी करवा देगा मीडियम है 2 साल, चलो वो कर भी लेगा 4-5 लाख रुपए कैसे घंटे, उसके बाद तुमसे पता है क्या कहेंगे? पापा बेटा घर आ जाओ। और आप लोग सोचो अगर आप 5 लाख रुपए का घर आते हो तो आपको कितना बेकार लगेगा अपने अंदर से। यहाँ कम से कम ये तो है कि 2 साल नहीं 3 साल पढ़ो, आपका फीस तो नहीं जा रहा है कि पापा तो आपके कहते बिल्कुल एक रिलैक्स मूड में है कि बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है और साथ में फीस भी नहीं जा रहा है। तो कितनी अच्छी सुविधा है, और ये सुविधा आपके लिए ही है, तो आप लोगों को इसीलिए मेहनत करनी चाहिए। इसीलिए नहीं कि यहाँ पे कोचिंग चल रहा है, मैं कहता हूँ आप अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करो। मैंने बेटा बहुत बच्चे, आप लोगों को लगता होगा कि सर ऐसे ही कह रहे हैं, 5 साल से नीट में ही हूँ, मुझे सब पता है। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो ऐसे आए हमारे पास कि सर कितना भी रुपया खर्च हो जाए, खाली इसका क्वालिफाई करवा दो बस, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को क्या करवाना है? प्राइवेट करवाना है, एमबीबीएस। तो वो बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता। सोचो ऐसे तक कई पेरेंट्स आए हैं जो ये कहते हैं रुपए कितने भी खर्च हो जाए लेकिन खाली क्वालिफाई से करवा दो। और आप लोगों के लिए अगर सोचो फ्री में सब कुछ मिल रहा है और आप लोगों को कोई रुपए का चार्ज नहीं यहाँ पे। और दूसरा क्या है कि आपको इतने आप लोग अच्छे हो जाओगे, मुझे पता है अगर आप डेली मेहनत से पढ़ते रहोगे, साथ में थोड़ा बहुत यूट्यूब का सहारा ले लो। मैं तो कहता हूँ देखो, जब तक कोई भी स्टूडेंट सही, तुम लोग हमेशा टीचर को नेवर मत ला करो। मैं खुद कह रहा हूँ ये बात, मैं टीचर को तब भी कह रहा हूँ ये बात, टीचर को साथ लेके पैनल में चला करो। मैं क्यों कहता हूँ कि आप लोग घर में बैठो, वरना ऐसा नहीं कि अगर यहाँ 10 बच्चे नहीं आएंगे तो यहाँ कुछ हो जाएगा, ये मेरी सैलरी में इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये मुझे पता है ना कि अगर आप खाली ऑनलाइन में आ गए तो आप लोग 10 दिन कर सकते हो, लेकिन 11 बजे आप लोग एक दिन मिस ही कर दोगे। आपको फील ही नहीं आएगा मीठी तैयारी कर रहे हैं। 10 दिन घर में बैठ के देखो, तब भूल जाओ कि पहले कहाँ चल रही थी। और एक आप रेगुलर आओ यहाँ पे तो आपको एक फील आता है कि मीठी तैयारी चल रही है। बायोलॉजी पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, ये टॉपिक चल रहा है, सब दिमाग में रहता है ना, तो वो चीज आनी बहुत जरूरी है। वरना बेटा कोचिंग तो हम सड़क पे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? फील आना चाहिए, ये क्लास है। मैंने भाई कोचिंग तो कहीं पढ़ लो ऐसे तो, लेकिन नहीं पढ़ सकते। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। आप लोग समझदार हो, इंटर पास कर ले हो तो इसका मतलब ये है कि अब आपको खुद से सोचना पड़ेगा। आपको पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे कि आपको क्या करना है, पेरेंट्स ने आपको इंटर करवा दिया, बात खत्म। अब भी अगर आप पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हो कि पेरेंट्स से पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना है, तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात होती है। एक बार राय लेनी पड़ती है पापा से क्या करना चाहिए। आप अब अपना डिसीजन एजुकेशन को लेकर ले सकते हो कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है और मैं ये कर सकता हूँ। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, कोई भी बच्चा से यहाँ पे इतने बच्चे बैठे हैं, किसी के पेरेंट्स कैसे भी हो, चाहे बहुत अमीर हो चाहे बहुत गरीब हो, अगर वो बच्चा कॉन्फिडेंस से कहे कि पापा मैं 2 साल में नीट निकाल दूंगा, 3 साल निकाल दूंगा, मुझे पढ़ाई का मौका दो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ किसी के पापा ऐसे नहीं होंगे जो बोझे कहेंगे कि चल करना चाहिए, पढ़ाई मत कर। वो चाहे कुछ भी कर लें, अपने आप से कितनी भी मेहनत कर लेंगे, लेकिन तुमसे नहीं कहेंगे। लेकिन उतना कॉन्फिडेंस दिखाओ तो दिखाओ भी तो, उन्हें नंबर तो लाकर दिखाओ, उनके सामने पढ़ो भी तो बैठ के, जिससे उन्हें लगे कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है 11 बजे से रात के 12 बजे तक। अब ये क्या है कि आप मोबाइल चला रहे हो,
फादर सामने से निकल रहे हैं, जैसे गन्ना छीलने की बजाय सुबह को पढ़ने बैठ गए, तो ये तो गलत बात है ना। या तुम्हें लगा कि यार अब लेट जाना पड़ेगा, लाओ किताब पढ़ लेते हैं, जैसे पापा का किताब बंद मोबाइल चालू। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। और बेटा आप लोग इतने समझदार हो, मैं डेली आपको थोड़ा समझाऊंगा, क्योंकि आप लोग इतने खुद से समझदार हो कि अब आपको खुद के डिसीजन लेने पड़ेंगे कि मुझे कैसे कैलकुलेट कह रहा हूँ, सादे ब्रेक कर लो। तो मैं कैलकुलेट कह रहा हूँ कि आपको खुद के डिसीजन लेने होंगे कि हमको कितना पढ़ाई करना है, 4 घंटे पढ़ाई करना है, 5 घंटे, 7 घंटे। आपके फादर मदर को नहीं मतलब है कि आप 8 घंटे पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा या 2 घंटे पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, समझ रहे हो। और ये दिखाने के लिए मत पढ़ो कि अंशु सर को दिखाना है, देव सर को दिखाना है, या फिर मुझे अपने पापा को दिखाना है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, खुद के लिए पढ़ो। सिंपल सा जैसे रिजल्ट आएगा उस दिन आपके पापा मम्मी सबसे खुश होंगे, उससे ज्यादा आपके टीचर भी खुश होंगे। सिंपल सा उसे रिजल्ट पता लग जाएगा। लेकिन मेनली क्या है कि अभी आप खुद के लिए पढ़ो, बस मेहनत करो, कैसे भी करो, ठीक है, हमेशा ध्यान रखो ये बात। चलो अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या होता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, क्या होती हैं वो समझते हैं थोड़ा। पानी हो गया देखो एक आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब समझो थोड़ा सा। आउटब्रीडिंग डिवाइस वो होती हैं, जैसे आपको पता है प्लांट में ऑटोगेमिंग हो रही है, सेल पॉलिनेशन हो रहा है लगातार। और बेटा अगर सेल पॉलिनेशन लगातार होगा तो क्या बताओ प्लांट के अंदर कोई जेनेटिक मेकअप चेंज होगा, कोई वेरिएशन आएंगे। और मैंने साफ साफ बोला है कोई भी लिविंग स्पीशीज हो तो वो हमेशा जानती है कि उसमें क्या आना चाहिए, वेरिएशन। वेरिएशन आएंगे तो इवोल्यूशन होगा। अच्छा आप लोग अगर ये समझ पा रहे हो कि सर इवोल्यूशन से क्या मतलब, जैसे कुछ होंगे आप समझ नहीं पा रहा हूँ कि सर अगर वेरिएशन नहीं आएंगे, मान लिया मेरा बच्चा मेरी तरह हो जाएगा बिल्कुल, तो क्या दिक्कत है, सही तो है, ये तो अच्छी बात है अगर आप लोग सोच रहे हैं ये बात। तो बेटा आप लोग ये समझो थोड़ी सी, क्या आज से 20 साल पहले अगर आप जाओगे तो क्या वही क्लाइमेट था जो आज है? नहीं। आज से 20 साल पहले बताओ क्या इतना ही पॉल्यूशन इतना आज है? नहीं। अगर वेरिएशन का मतलब ये होता है कि जो भी आने वाली जनरेशन हो रही है, आ रही है, वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने आप को एडॉप्ट करने के लिए कैपेसिटी रखती है। जैसे आप लोग इतने इन्वायरमेंट में रह रहे हो सकता है कि आपके बाबा के बाबा इतने इन्वायरमेंट सर्वाइव नहीं कर पाते। हमारा बॉडी वैसे टाइप को एक होता नहीं है अपने आप को एडॉप्ट बनाना, वैसा हमने बना लिया है। क्यों बनाया? क्योंकि हमारे अंदर चल रहा है, एवोल्यूशन चल रहा है। हम लोग जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा वेरिएशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को फिट बैठाता है। अगर सेम रहेगा तो फिट बैठा ही नहीं पाएगा और वो जनरेशन क्या हो जाएगी, खत्म। कोई भी लिविंग उसके अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने आप को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। अगर वो चेंज नहीं करेगा तो इसका मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसे फिट रहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। आपको क्या पता है कि भाई आप सोच रहे सर चलो ह्यूमन में वेरिएशन ना आए तो क्या दिक्कत है? बेटा आपको पता है कि आज से 1000 साल बाद कितना यहाँ पॉल्यूशन होगा या कितना यहाँ रेडिएशन होगा? नहीं पता है ना। तो उस टाइम के बच्चे और आपके बच्चे बहुत डिफरेंस होंगे। ये आप लोग देख सकते हो आज से, और अगर 100 साल पहले देखोगे तो बहुत डिफरेंस था हम लोगों में। भाई ये तो डिफरेंस आपकी लाइफ स्टाइल में आ गया, ये तो बहुत बड़ी बात रहेगी। बकाया डिफरेंस लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है? पहले के लोग सोचो, आपके दादा दादी आपने देखा होगा पैदल जाते थे, साइकिल चलाते थे, कितनी दूर चले जाते थे सर? 15-20 किलोमीटर। बाइक नहीं तो मजबूरी थी, कैसे जाते हैं? आज का बच्चा सोचो साइकिल से अपने घर से मौसी करने जाएगा। अरे सर कितना भी करो, खेती का काम वो महीने भर करते रहते थे। तो कहीं ना कहीं क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, सुनो भाई, आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब होता है ऐसी डिवाइसेस जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल दोनों। अगर दोनों हैं तो ज्यादा चांस रहते हैं कि वो क्या करेगा, ऑटोगैमी करेगा, यानी कि सेल पॉलिनेशन करेगा। तो हम किसी टाइप से सेल पॉलिनेशन को रोकें और क्रॉस पॉलिनेशन को करवाएं। जो भी हम चीजें यूज करेंगे उनको क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब आप लोग बताओ आप क्या कर सकते हो? अगर मान लिया कोई प्लांट लगातार ऑटोगैमी कर रहा है, सेल पॉलिनेशन कर रहा है, और हमें उससे क्या करवाना है, क्रॉस, तो हम क्या क्या टेक्निक अपना सकते हैं? सोचो। देखो पहला मैं सोच सकता हूं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें पॉलन ग्रेन्स और फीमेल जो गैमेट होगा वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो। ये बात समझे आप लोग? भाई फीमेल जो मेल है पॉलन ग्रेन्स वो अलग टाइम पे मैच्योर हो, और जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो किस टाइम को, अलग टाइम पे। अगर टाइम पीरियड हम लोग चेंज कर देंगे तब भी क्या होगा बताओ, सेल पॉलिनेशन नहीं होगा।
दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं स्टेमिन की। अगर स्टेमिन किस साइड में है, एंथर साइड में, तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। तीसरा आपने एक और सुना होगा इमैस्कुलेशन, सुना है आपने? इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन का मतलब होता है जब हम कोई रिमूव कर दें स्टेमिन को किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर से। अगर हम स्टेमिन को रिमूव कर देंगे तो उसमें मेल गैमेट रहेंगे ही नहीं, और रहेंगे नहीं तो उसका मतलब वो क्या करेगा फिर? क्रॉस। तो ये 3-4 मेथड हैं जिनसे हम रोक सकते हैं क्या? सेल्फ पॉलिनेशन, और बढ़ा सकते हैं क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो देखें यहाँ पे। अब एक बात और समझना, कई बच्चे तुम लोग ये मत समझ रखना कि सर ऐसा हम सब प्लांट के साथ कैसे करेंगे। ये प्रोसेस खाली वहां होती है जहां हमें सीड बनाना होता है। जैसे मान लो मुझे गेहूं का सीड बनाना है और गेहूं में लगातार ऑटोगेमी हो रही है मान लो, तो मैं वहां पे ऐसे करूंगा जहां मुझे सीड बनाना होगा। मैं 4-10-15 प्लांट में करूंगा ऐसा, और 10-15 प्लांट से आपको पता है कितने सीड तैयार होंगे, और उतने सीड से फिर और प्लांट करूंगा, अगर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। समझ गए? ऐसे होता है। तो देखो यहाँ पे बेटा कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट। कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है बेटा? अरे बोल रहे क्या? बाइसेक्सुअल क्या होता है? अच्छा बताओ, बाइसेक्सुअल को हम और किस नाम से जानते हैं? मोनोसियस। हाँ ठीक है, हैं? नहीं, मोनोसियस। मोनोसियस बाइसेक्सुअल होता है और डाइसियस यूनिसेक्सुअल होता है। हाँ सही तो है। आप लोग अगर ध्यान आ रहा है देखिए, लिख लो ये चीज, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल और मोनोसियस। ये तीनों वो चीजें हैं जिसमें मेल और फीमेल किसमें होते हैं? सेम पे होते हैं। और अलग अलग पे क्या बोलते हैं? डाइसियस और यूनिसेक्सुअल। लिख लो सर, ये इंपॉर्टेंट है, आपको भूल जाते हैं। क्या लिखना है मैंने? बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनोसियस। ये होता है वो चीज जिसमें मेल और फीमेल एक ही फ्लावर पे हो या एक ही एनिमल पे हो। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट बेसिकली हम एनिमल कैसे बोलते हैं, जैसे आपने एनिमल नहीं पढ़ा था? हर्माफ्रोडाइट होता है एनिमल, वो एनिमल जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। मैंने क्या बोला? ऐसे एनिमल जो मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस करते हैं उन्हें बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, और फ्लावर क्या बोलते हैं वैसे? मोनोसियस, और वैसे बोल सकते हैं बाइसेक्सुअल। बातें की, ठीक है। ऐसी डाइसियस और यूनिसेक्सुअल बातें की है। वो ऐसा होता है कि जिसमें एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक फ्लावर के पास और दूसरा दूसरे के। जैसे आप लोग कैसे होता हो, हम लोग कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल। ये मैं बोल सकता हूं हम लोग कैसे हैं? डाइसियस। जिसका मतलब दो अलग अलग। आप लोग ऐसे रखते हो, डाइसियस का मतलब क्या होता है? दो, दो और दो मतलब दो होंगे, मेल और फीमेल। मोनोसिस का मतलब, मोनो का मतलब क्या होता है? एक, और एक का मतलब एक ही में होंगे दोनों ऑप्शन। चलो यहाँ देखो, कह रहे फ्लावर एंड पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। आपको पता है अगर फ्लावर हर्माफ्रोडाइट है तो स्टिग्मा और जो तुम्हारा स्टेमन होगा वो सेम पोजीशन पे होंगे, एक जगह होंगे, साथ साथ होंगे। और कह रहा है बेटा कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कह रहा है? कह रहा है रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि लगातार कोई वेरिएशन नहीं आते। और कह रहा है फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि प्लांट के अंदर क्या होता है? बहुत सारी डिवाइस डेवलप होती हैं जिससे डिस्करेज क्या हो बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन, एंड इंक्रीज क्या हो? क्रॉस पॉलिनेशन। उन सारे डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। जो कह रहा है इन सम स्पीशीज, अब सुनो, कह रहा है pollen release and stigma respectivity are not synchronized. Either the pollen is released before the stigma become receptive or stigma become receptive much before the release of pollen. ये समझे आप लोग? ये वही ऐसे, ये सुनो, ये स्टेमिन है और ये क्या है? स्टिग्मा। ये अपना गैमेट जो मैच्योर कर रहा है वो अलग टाइम पे कर रहा है, ये कब कर रहा है? अलग टाइम पे। तब तक इनका टाइम पीरियड चेंज रहेगा, और चेंज रहेगा तो ये कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं होगा। इंक्रीज मतलब कुछ बढ़ाना, डिस्क्रीज मतलब कम करना। अरे डिक्रीज या डिस्क्रीज बात तो एक ही है। दूसरा सुनो, ये वही सा हो गया जैसे आपको पता है अगर ह्यूमन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट साथ साथ हैं। और अगर दूसरे टाइम पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो सेम बात नहीं बता रहा है यहाँ पे, ये करना पड़ेगा, टाइम पीरियड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है। अगले कह रहे हैं इन सम, मैं इसीलिए ह्यूमन से करता हूँ, ह्यूमन से आपको जल्दी समझ आ जाता है ना। और अभी आप लोग ह्यूमन प्रश्न पढ़ लोगे तो आपको और अच्छा समझ आएगा। अगले कह रहा है
अभी हमका कल के बाद जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बड़ा इंटरेस्ट आएगा हम पढ़ते हुए, ठीक है? अभी बचा है। मैं जानता हूँ आप लोगों को टेंशन ना लो। कल तो लगभग छुट्टी। अगले कह रहा है द एंथर अच्छा, तो पहले चैप्टर करवा दूं क्या आके यहाँ पे बताओ? करवा लो आज। करवा लो। वो कह रहा है, मुकेश कह रहा है मंडे से मैं रिप्रोडक्शन पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, ये हो जाए। अगर देखो कह रहा था एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा। बेटा अगर देख लो अब स्टार्टिंग हुआ है देखो। बच्चे हो सही है। हाँ मैंने कहा बेटा देखो कह रहा इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower। ये कह रहा है कि सेम फ्लावर का हम पोजीशन चेंज कर दें, स्टेमेन क्या कर दें, पोजीशन चेंज कर दें, जिससे वो कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, और कांटेक्ट में नहीं आएगा तो पॉलन ग्रेन्स अलग उड़ेंगे और उस पे स्टिग्मा पे नहीं आएंगे। आपको लगता है ए जैसे मैं बात करता हूँ, अभी मैंने बात की थी ए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो आप फिर करते हो ना बोलते हैं, आप एक अलग वे में ले जाते हो। मुझे लगता है बेटा वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और सरकार जो नियम चलाती है ना, ये वाक्य लिखती है बहुत बड़े बड़े सरकारी स्कूल पे, कहीं स्लोगन लिखती है ना बहुत सारे, आपने देखे नहीं है? छोटा परिवार सुखी परिवार, कहाँ लिखा है? बच्चों वाला लिखा है, छोटा वाला नहीं है, छोटा परिवार सुखी परिवार है ना? हमारे स्कूल में था। हाँ पहले सुनो 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 सुन तो लो। मुझे ऐसा लगता है ये स्लोगन लिखने से बढ़िया हर जिला में 10-10 लोगों की टीम बनाए, हर डिस्ट्रिक्ट में 10-10 लोगों की, और बेटा ये जो नॉलेज है, जो ये सेक्स नॉलेज है, ये गांव-गांव जाके लोगों को समझाया जाए। सर न्यूज में आ रहा है। अरे वो कौन देखता है? सर गांव में भी आते हैं। और मुझे लगता है कि ये चीजें ज्यादा इफेक्ट डालेंगी, क्योंकि बेटा आप लोग ये सोच रहे हो कि पॉल्यूशन जो आप पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये बहुत एक छोटा मोटा इफेक्ट है, छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो इसका मतलब, और ये पॉपुलेशन कैसे बढ़ी मैं बाद में बात करूंगा, हालांकि बहुत डिटेल करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण है अनएजुकेटेड लोग है, जो मतलब रहे थे अभी तक, अब एजुकेशन बढ़ रही तो लोगों को समझदारी आ रही है, क्योंकि हर सब कुछ वहीं से स्टार्ट होता है। आगे देखो, तो ये कह रहा है बोथ दीज डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगैमी। बेटा आप लोग बताओ, या तो हम क्या करें, मेल फीमेल गैमेट का मैच्योरेशन का टाइम पीरियड चेंज करें, या हम क्या करें, स्टेमिन का पोजीशन चेंज करें, जिससे एंथा एवोल्यूशन करते हैं, जिससे ये क्या करेंगे बेटा, ऑटोगैमी रोकेंगे। अगले कह रहे हैं थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इन्वेडिंग सेल इनकॉम्पैटिबिलिटी, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल पॉलन। और कह रहा है फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये कह रहा है बेटा हम क्या करें, एक होता है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, इसका मतलब समझते हैं आप लोग, जो पिस्टिल होगी वो खुद का पॉलन लेने के लिए कॉम्पैटिबल नहीं होगा, मतलब वो खुद का पॉलन ट्यूब जनरेट नहीं करेगा, तो जेनेटिक तरीके से हो सकता है, वैसे ये नहीं होगा। ये वही हिसाब हो गया जैसे आप लोग समझ रहे हो, जैसे कोई फ्लावर है, ये गुलाब का फ्लावर है, ये किसका है, गुड़हल का है, तो गुड़हल के अगर पॉलन ग्रेन जा रहे हैं गुलाब वाले में, तो पिस्टिल क्या करती है, उनको रिजेक्ट करती है, और उनको रिजेक्ट करती है तो मैकेनिज्म तो कुछ ना कुछ होगा, और अगर हम वो मैकेनिज्म क्या करें, जेनेटिक तरीके से डेवलप कर दें प्लांट के अंदर कि वो खुद के ही पॉलन, खुद के फ्लावर के पॉलन लेने से मना कर दे, यानी कि पॉलन ट्यूब ना बनने दे, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑटोगैमी नहीं होगी। समझ गए आप लोग? जैसे पिस्टिल मना करती है किसको, दूसरे पॉलन ग्रेन्स को पॉलन ट्यूब जनरेट होने में, ऐसे ही यहाँ पे करते हैं। अगले क्या है, फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओवल्स बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। कह रहे हैं अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर if both male and female flower are present on the same plant such as castor and maize, ये कैसे होते हैं, मोनोसियस, ध्यान रखना बेटा इसको, कैस्टर और मेज कैसे होते हैं, मोनोसियस मतलब मैंने देखा भी, मोनोसियस मतलब होता है बाइसेक्सुअल। अगले कह रहा है इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट गिटनोगैमी। यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं बताओ, ऑटोगैमी रख दो। अगर कोई सुनो हाँ, लेकिन बट नॉट गिटनोगैमी, अरे सुनिए सुन रहा है पूरा पढ़ो देखो, सुनो कह रहे बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, दोनों मेल और फीमेल फ्लावर हैं और वो प्रेजेंट सेम प्लांट पे हैं,
जैसे कैस्टर और मेल में होता है, सही है। तो ये कह रहा है इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट गिटोगैमी। भाई गिटोगैमी कैसे रोक सकते हो, क्योंकि गिटोगैमी तो होगा ही होगा ना, क्रॉस तो करेगा वो। भाई तो फ्लावर्स ना काट दो पूरा कि ये मेल वाले हटो फीमेल वाले आ जाओ, ऐसा ना करोगे। तो हम क्या कर सकते हैं वहां पे, ऑटोगैमी ना कि गिटोगैमी। अगले कह रहे हैं इट इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया। अब बोलो पपाया में मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। दिस इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल डायसी। दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोगैमी। मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे ही फ्लावर है, इसमें मेल एक प्लांट पे अलग फ्लावर आ रहा है, फीमेल पे अलग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटवर्ड डिवाइस मैंने कितने टाइप बताई बताओ आपको, 4 टाइप से। कौन कौन से बताओ? पहला टाइम चेंज, दूसरा पोजीशन चेंज, तीसरा खुद से इनकॉम्पिटेबल करे, और चौथा क्या होता है भाई? हाँ 3 टाइप है। ये इमेस्प्रेशन, चौथा इमेस्प्रेशन होता है। अगले है नहीं है, इसका एक कार्ड दिया है, सिलेबस क्या हुआ है? हाँ अच्छा आर्टिफिशियल में है, हाँ तो वहां पे भी हम पढ़ेंगे चौथा। बेटा अब आप लोग सुनो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या आता है? और जब हम लोग आर्टिफिशियल हार्वेस्टिंग करवाते हैं तो आपको पता है इमेस्प्रेशन करते हैं, वो भी इसी का टाइप मान लो, क्योंकि वहां पे भी हम क्या करते हैं अपनी इच्छा से करवाते हैं, तो ऑटोगैमी उसको भी रोक सकते हैं लोग, ठीक है। अब एक बात सुनो आप लोग बेटा, अब पूरा कहानी सुनो। पहले हम लोगों ने पॉलन ग्रेन्स बनाया, सही है, कहां पे? स्टेमन के एंथर वाले पार्ट में हमने देखा कि वहां क्या बन रहा था, पॉलन ग्रेन्स बन रहे थे। इसके बाद हमने क्या बनाया, ओवरी के अंदर ओविल था, ओविल के अंदर एम्ब्रोसाइक था, और वहां पे हमने क्या बनाया, फीमेल गैमेटोफाइट। ये हो गया। अब आपको बताया कि मेल फ्लावर सेम पे हो अलग हो, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए पॉलन ग्रेन्स तो हमें भेजने हैं स्टिग्मा तक। तो हमने पढ़ लिया पॉलिनेशन, क्या बोलते हैं उसको, पॉलिनेशन, यानी कि मेल वो एंथर से पॉलन ग्रेन्स का जाना कहां पे, स्टिग्मा पे, तो हम बोल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब होता क्या है बेटा, एक बात सुनो मेरी पहले, आप लोग ये देखो बेटा, ये क्या दिखा रहा है आपको बताओ, ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये तुम्हारा हो गया स्टिग्मा, ये तो पता है आपको, और ये हो गया स्टाइल। अब सुन लो बेटा, ये हो गया ओवरी, सही। मैं मान लेता हूं कि यहीं पे पास में क्या है, ये स्टेमन है, क्या है, ये है स्टेमन। आपको बताया एंथर में क्या डेवलप हुए थे, पॉलन ग्रेन्स, क्या बने थे, पॉलन ग्रेन्स। अब पॉलन ग्रेन्स कहां पे आ गया, स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा पे आने को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलिनेशन। अब आप लोग मुझे ये बताओ, अब ये बात कर रहा है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पिस्टिल क्या है, ये वाला पार्ट है पूरा, इसी को बोलते हैं पिस्टिल। आप लोग ये बताओ, क्या पॉलिनेशन गारंटी देता है क्या कि उसी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन्स आएगा? नहीं ना भाई, ये कोई ह्यूमन सुनना है या कोई और स्पीशीज सुनना है, जानते हैं कि कौन सा होने से है? यहाँ तो कोई भी इंसेक्ट आगे बढ़ सकता है, और वो किसी भी स्पीशीज का हो सकता है। तो मैं साफ साफ ये बता रहा हूँ कि पॉलिनेशन में कोई गारंटी नहीं है कि सही टाइप का पॉलन ग्रेन्स आए कहाँ पे, स्टिग्मा पे। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है जो ये फॉलो करता है पिस्टिल। अगर पॉलन ग्रेन्स राइट टाइप वाला है, कैसा है, राइट टाइप, राइट टाइप का मतलब ठीक वाला है, ठीक का मतलब ये है, मान लिया राइट का मतलब है उसी स्पीशीज का है, सही है। तो ये पॉलन ट्यूब अगले बनेगी, और बेटा पॉलन ट्यूब बनती है यहाँ से क्या जाना है, मेल गैमेट, क्या जाना है। और अगर वो कैसा है, ऐसे ये वाला है देखो, जनरेट नहीं हुआ, तो ये कौन सा होगा, दूसरे टाइप का पॉलन ग्रेन्स या दूसरे स्पीशीज का पॉलन ग्रेन्स। तो ये एक मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, कहाँ पे, पिस्टिल वाले पार्ट में, कि राइट टाइप वाले क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, और जो राइट टाइप वाला नहीं है उसको क्या करती है, डिस्करेज, मतलब हम बोल सकते हैं उसको पॉलन ट्यूब जनरेट नहीं होने देता है। वरना तो पॉलिनेशन में कोई भी पॉलन ग्रेन्स आ जाएगा भाई, कोई इंसेक्ट के द्वारा आ रहा है, इंसेक्ट जनरेट करना है, उसी स्पीशीज में बैठा है, ये हवा के द्वारा हो रहा है, कोई हवा में पता है कितने टाइप के पॉलन ग्रेन्स उड़ रहे हैं, और किसी भी स्टिग्मा पे आ रहे हैं, तो ये गारंटी थोड़ा है।
तो आप लोग समझ गए। तो अब हम लोग जो वो पढ़ रहे हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कि राइट टैप वाला है तो क्या करेगा? पोलन ट्यूब बनाएगा, और रॉन्ग टैप वाला है तो पोलन ट्यूब नहीं बनाएगा। कोई पॉलिनेशन गारंटी नहीं देता है कि सही टैप वाला ही पॉलिनेशन आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, समझते हैं। बेटा क्या है पॉलिनेशन? पहला नहीं लिखा हुआ है, कह रहे पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी, कोई गारंटी नहीं दे रहा है दैट ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन, कोई गारंटी नहीं कि राइट टाइप वाला ही पॉलन आएगा। कह रहे कॉम्पिटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा, और जो कॉम्पिटिबल का मतलब होता है जो सही वाला हो उसी स्पीशीज का, उसे क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिबल, और दूसरा वाला क्या बोलते हैं? इनकॉम्पिटिबल। तो कह रहा है बेटा ऑफन पॉलेंस ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम अदर स्पीशीज और फ्रॉम द सेम प्लांट, इट इज कैसा बोलते हैं इसको? इनकॉम्पिटिबल आल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। मान लो कोई दूसरे टाइप का, दूसरे स्पीशीज का पॉलिनेशन आ गया स्टिग्मा पे, तो वहां पॉलन ट्यूब बनेगी क्या? नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कॉम्पिटिबल। अब अगले क्या है? स्टिग्मा द पिस्टिल हैज द एबिलिटी, पिस्टिल के पास क्या होती है? एबिलिटी होती है कि टू रिकॉग्नाइज, मतलब होता है पहचानने की द पॉलन, कि कौन सा सही वाला है कौन सा गलत वाला है। अच्छा आप लोग सोच रहे हो सर पॉलिनेशन वो पिस्टिल कैसे पहचानेगी? बेटा यहाँ पे कुछ हार्मोनल मैकेनिज्म होगा। कैसा होगा? हार्मोनल। हार्मोन का मतलब है कि वही हार्मोन्स वर्क करेंगे तभी करेंगे जब उसी स्पीशीज का पॉलिनेशन होगा। अब इतना डीप वाले कौन सा हार्मोन है या कहीं लिखा नहीं है, आपको खाली इतना पता होना चाहिए कौन क्या होता है। अगले कह रहे हैं वेदर इट इज द राइट टाइप यानी कॉम्पिटिबल और ऑफ द रॉन्ग टाइप, तो क्या होगा? क्या इफ इट इज द ऑफ द राइट टाइप द पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलन, अगर राइट टाइप वाला होगा तो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा पॉलन को। और कह रहा है प्रमोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि प्रमोट क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन से बाद वाले इवेंट। समझ गए? अगर राइट टाइप वाला है तो। और आपको किताब में पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ टाइम तुम्हारे लिए समझ जाएगा। टाइम हो गया, टाइम हो गया, ऐसा हो गया टाइम। रुक जाओ। रिलेटिव फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि पॉलिनेशन को गारंटी नहीं दे रहा है कि सही वाला पॉलन आया है या फिर रॉन्ग वाला आया है। अगर सही वाला है तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिबल, अगर सही वाला नहीं है तो कैसा होगा? नॉन कॉम्पिटिबल। अगर सही वाला है तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट होंगे, और सही वाला नहीं है तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं होंगे। ये रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी किसके पास होती है? पिस्टिल के पास। और अगर सही वाला है तो उसी को बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अगले कह रहा है इफ द पॉलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप द पिस्टिल रिजेक्ट द पॉलन, क्या कर देगी? और कह रहा है बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टेम, मतलब पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा और उसको क्या कर देगा? रिजेक्ट। अगले कह रहा है एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटीन्यूअस डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन्स एंड द पिस्टिल। ये लगातार ऐसा होता रहता है क्योंकि बेटा पॉलिनेशन में पता नहीं कौन कौन से पॉलन ग्रेन्स आते होंगे। ठीक है? कह रहा है दिस डायलॉग इज मेंटेन्ड बाय केमिकल कंपोनेंट, लिखा है। और केमिकल कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पे? हार्मोन ही होंगे। कह रहा है ऑफ द पॉलन इंटरेक्टिंग विद द दोज ऑफ द पिस्टिल, इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर दैट botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interaction leading to the recognition। अब बेटा ये किताब में लिख दिया तुम्हारे कि अभी तक साइंटिस्ट लोग तो देख रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट, तो मैं कहां से दूंगा? अब नई किताब बने कोई हो सकता है उसमें लिखा हो, क्योंकि अब डिस्कवरी हो चुकी होगी काफी। अगले कह रहा है फॉलो बाय द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है साइंटिस्ट को भी अभी नहीं पता है कि ऐसे कौन से कंपोनेंट होते हैं जो उसको पॉलन ग्रेन्स को क्या करती है? एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है। लेकिन अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? इसे विचार कर रहे हैं देखने की कि ऐसा क्या है पिस्टिल के पास जो क्या करता है? एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट करता है। अब देखो हो जाएगा कहां पे हम लोग कह रहे हैं एज मेंशन अर्लियर फॉलोइंग कॉम्पिटिबल पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। अब आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ते हुए? पानी पी लिएगा, थोड़ा पानी ले। अभी कहानी जान लोगे तो कुछ सुनोगे आप लोग बड़े आराम से, हैं?
और बेटा आप लोग एक बात सुनो, चलो यहाँ तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक कहानी सुनाऊंगा फिर इसका पढ़ते हैं। कह रहा है मेंशन अर्ली फॉलोइंग कॉम्पिटेबल पॉलिनेशन द पॉलिन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पॉलिन थ्रू वन ऑफ द जर्म कोर्स। कह रहा है कंटेन ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स मूव इनटू द, चलो ये बाद में पढ़ेंगे, अब सुनो पहले अभी अब जावन बैठो। बात कहां है आप लोग? अच्छा कहानी सुनाओ। अब एक कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, लेकिन मेरा मतलब बेटा डेली कोचिंग वाले जो बच्चे आ रहे हैं, अगर आपने छुट्टी करोगे तो बैठ जाओगे हम लोग, और मैं सब लोगों की शक्ल ध्यान रखता हूँ जो बच्चे आते हैं, समझ रहे हो? और आप लोगों को आना चाहिए, ये मेन चीज है। और आप लोग पढ़ाई मेहनत से करो, बगैर आपके पास बहुत टाइम है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जब तक आप लोग 7 से 8 घंटा नहीं पढ़ोगे, हाँ निकल जाओ जल्दी जाओ। जब तक हम 8 से 9 घंटा नहीं पढ़ोगे तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। चलो फिर ठीक है, कल मंडे को पढ़ते हैं, ठीक है? आप लोग फ्री क्लास में 5 मिनट पहले चला जाइए, क्योंकि आप लेट जाते हैं वीडियो आधे घंटे 5:30 हो जाता है, बच्चे लेट हो रहे खुला खुला निकालते हैं।